औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हमने करना है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आपका बुक से ये चैप्टर नंबर 20 बनता है, ठीक है। इसमें हम लोग डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे कि सप्लाई क्या चीज़ होती है, डिमांड क्या चीज़ होती है, ठीक है। फिर मार्केट की कुछ सिचुएशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल शॉर्ट रन लॉन्ग रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सप्लाई क्या चीज़ होती है, ठीक है, और डिमांड क्या चीज़ होती है। डिमांड हम कहते हैं कि वो लोग जो कस्टमर जो ख़रीदना चाह रहे हैं, जो वो प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ जो कस्टमर लेना चाह रहे हैं, वो अपनी विलिंगनेस शो करते हैं उसको ख़रीदने के लिए। और सप्लाई वो तमाम चीज़ें होती हैं जो कस्टमर जो मैन्युफैक्चरर्स जो है आगे सेल करने के लिए मार्केट में लेके आते हैं और कस्टमर उनको आगे से ख़रीदना चाह रहे होते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के बारे में जब बात की जा रही हो, शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस में बात करेंगे हम। कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्लक्चुएट्स फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखें, नॉर्मल सी बात है जब हम डिफरेंट फेजेस की बात करेंगे, ठीक है, या हम कहते हैं कि सिंपल हम वीक्स की, मंथ्स की, एनुअल या सेमी एनुअल या एनुअल की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो हमेशा वो चेंज हो रही होती है। देखिए, इसके लिए आपको समझाने के लिए आपकी ही एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। देखें आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी क्या चल रही होती है। पूरा मंथ क्या आपके पास सेम पैसे रहते हैं, कभी अप कभी डाउन, ये सारी चीज़ें जो है आपके वो हालात कभी बहुत अच्छे होते हैं, कभी हालात आपके बुरे हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं ना। तो ये समझने के लिए आप इसको बेहतर समझ सकते हैं कि वाकई ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है वो चेंज हो रही होती है। तो इसी तरह हम जब ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे भी बात करते हैं हम कि ईयर वाइज, ईयर टू ईयर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी अप कभी डाउन, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है इन मोस्ट ईयर्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेज। देखें, कहते हैं कि ज़्यादातर जो हमारे पास है साल आते हैं, टाइम आता है, उसमें क्या होती है गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। उसके बारे में एक एनालिसिस जो है वो हमें बता रहा है कि ऑन एवरेज ओवर द पास्ट 50 ईयर्स प्रोडक्शन इन द यूएस इकॉनमी हैज़ ग्रोन बाय अबाउट 3% पर ईयर। कहते हैं कि एवरेज हम देखें अगर पिछले 50 साल में, ठीक है, तो यूएस इकॉनमी के अंदर हर साल जो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करती है वो 3% इंक्रीज़ करती है, ठीक है। इन सम ईयर्स नॉर्मल ग्रोथ डज नॉट अकर कॉजिंग अ रिसेशन। लेकिन कहते हैं कि हो सकता है कुछ सालों में या अक्सर कुछ सालों में ऐसा होता है कि ये जो इंक्रीज़ है ये नहीं हो रहा होता प्रोडक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस बुरी हो जाती हैं, हो सकता है रिसेशन फेज़ चल रहा हो। अब ये रिसेशन फेज़ कौन सा होता है ये भी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि ये रिसेशन क्या चीज़ होती है। देखिए, शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन हम लोग कर रहे हैं। रिसेशन एक फ़ेज़ है हमारे पास। उस फेज़ के अंदर क्या होता है, लोगों की जो रियल इनकम है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर जाती है। अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप चलता है इनका, किन दो चीज़ों का रिलेशनशिप चलता है, आपका इनकम लेवल जो होता है वो और एम्प्लॉयमेंट या वो और प्रोडक्शन। ये हम डिटेल में आगे जाके ना इसको पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी कि बाकी ये रिसेशन में ये काम क्यों होते हैं। तो रिसेशन को जब डिफ़ाइन करते हैं, कहते हैं रिसेशन इज़ अ पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग रियल इनकम्स एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। कहते हैं रियल इनकम जो है वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाती है, लोगों के पास सेविंग कम होना शुरू हो जाती है, पैसा कम होना शुरू हो जाता है। जब डिक्लाइन आ जाता है आपकी रियल इनकम के अंदर, ठीक है। रियल इनकम किसे कहते हैं हम कि एक साल के अंदर जो हमारी बेस ईयर के लिहाज से हम बात करते हैं कि जो सिचुएशन चल रही है, इनकम अर्निंग चल रही है, तो वो जब कम होगी लोगों का इन्वेस्टमेंट की तरफ रुझान कम होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा, कंजम्पशन की तरफ लोग कम जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जब डिमांड आपकी कम होती जाएगी तो डिमांड को देखते हुए सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है और आपकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। तो जब प्रोडक्शन कम हो जाएगी आपकी, तो इसका मतलब है प्रोडक्शन की वजह से
फैक्ट्रीज़ या यूनिट्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉइज़ को फारिग करना शुरू कर देते हैं, उनसे कम काम लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उनके एग्रीमेंट लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो रिसेशन इज़ अ पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग रियल इनकम्स एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये आप लोगों को सिचुएशन पता चल जानी चाहिए कि रिसेशन क्या चीज़ है। फिर इसमें एक और सिचुएशन आ जाती है, ये लाइफ साइकिल की भी हम बात करते हैं ना, बिजनेस लाइफ साइकिल की, उसमें भी ये चीज़ें आती हैं। डिप्रेशन क्या है? अ डिप्रेशन इज़ अ स्फेयर रिसेशन। जब रिसेशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है हम उसे नाम दे देते हैं डिप्रेशन का, ठीक है। वैसे भी एक जनरल वर्ड में भी हम क्या, डिप्रेशन एक टेंशन वाला काम है, ठीक है। तो ये वाकई जब रिसेशन लंबा हो जाता है तो हम उसे फिर नाम दे देते हैं जी डिप्रेशन का, जब खतरनाक सिचुएशन पे चला जाता है, ठीक है। इसके बाद 3 key facts about economic fluctuations। 3 key facts about economic fluctuation क्या चीज़ें हैं? जब हम लोग बात करेंगे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमी, ठीक है, तो वहाँ पे देखा जाता है जितनी भी कंट्रीज़ हैं हम उनको उनकी हिस्ट्री के लिहाज से देखते हैं, ठीक है। ईयर टू ईयर हम फ्लक्चुएशन चेक कर रहे होते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि ये जो फैक्ट्स 3 फैक्ट्स हैं मेन, ये हर इकॉनमी के अंदर, हर कंट्री के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो 3 फैक्ट्स कौन से हैं? सबसे पहले इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आर इर्रेगुलर एंड अनप्रेडिक्टेबल। देखें, ये आप भी इस बात को मानते हैं कि हाँ जी आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है जी, पैसे आपके पास रहते हैं वो भी अनप्रेडिक्टेबल हैं, इर्रेगुलर हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ ना आपकी मैं। तो इसी तरह जब हम ओवरऑल बात करते हैं किसी भी इकॉनमी की, तो हम यही कहते हैं कि उसमें जो फ्लक्चुएशंस होनी है वो इरेगुलर होनी है और अनप्रडिक्टेबल होनी है। कोई पता नहीं कब कौन सी चीज़ ऊपर चली जाए, कब कौन सी चीज़ नीचे आ जाए। फ्लक्चुएशंस इन द इकॉनमी आर ऑफन कॉल्ड द बिजनेस साइकिल। कहते हैं फिर इस इकॉनमी के फ्लक्चुएशन को हम लोग बिजनेस साइकिल का नाम देते हैं। बिजनेस साइकिल में क्या है, कभी अप कभी डाउन, ठीक है, कभी ब्रेक इवन, ये सारी सिचुएशंस उसमें चलती रहती हैं, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल जो है उसके लिहाज से हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है की फैक्ट हमारे पास क्या आता है, मोस्ट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स फ्लक्चुएट टुगेदर। कहते हैं ज़्यादातर जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो साथ साथ मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमने रियल जीडीपी की बात की, जीडीपी की बात की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो, तो हमने जब वहाँ पे डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि इसकी वजह से बहुत सी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही होती हैं, आपकी इकॉनमी डिस्टर्ब हो रही होती है, ठीक है। तो ये साथ साथ चल रही होती है। अगर एक चीज़ इफेक्ट होती है तो उसकी वजह से लोगों की अर्निंग, लोगों की इन्वेस्टमेंट, लोगों की कंजम्पशन, नेट एक्सपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें भी आपकी डिस्टर्ब हो रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ में अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि रियल जीडीपी का, जो रियल जीडीपी एक चीज़ है, वेरिएबल है, वो उसके साथ और कौन सी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं, मैंने जिक्र किया कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जीडीपी का अगर आपको फार्मूला याद हो तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते थे, ठीक है। कंजम्पशन उसमें आती थी, गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपके पास आ रहे थे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेविंग आ रही थी और नेट एक्सपोर्ट्स आ रहे थे। तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जो हैं वो साथ साथ फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा की फैक्ट जो हम बात कर रहे हैं, एज आउटपुट फॉल्स अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस। देखें इस टर्म को ज़रा आप लोग सोचें कि ये क्या रिलेशनशिप है कि आउटपुट फॉल होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है। वजह क्या है इसमें? देखें जब आउटपुट क्या चीज़ होती है, फैक्ट्रीज़ में से आउटपुट क्या है कि फिनिश गुड्स जैसे वो आउटपुट है। जब लोगों की डिमांड का कम होनी है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम करनी पड़ जानी है। तो जब सप्लाई कम करनी पड़ जानी है तो इसका मतलब है आपको कम लेबर चाहिए। तो जब कम लेबर चाहिए तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है और वो ज़्यादा हो जाती है। देखिए ये किस तरह स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक ग्राफ आपके पास शो रहा है, लुक एट शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन रियल जीडीपी। ये जो 1996 में और 1965 से लेके 2000 तक कुछ ईयर्स के लिहाज से रियल जीडीपी बताई गई है कि कहीं पे अप डाउन चलती जा रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज डिक्रीज, ये सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। 3 की फैक्ट्स अबाउट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस में से बात हुई, मोस्ट macroeconomic variables fluctuate together, most macroeconomic variables that measure some time of income or production fluctuate closely together। अब जो पहला इसका की फैक्ट था उसमें क्या कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं
वो एक दूसरे के साथ फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले रियल जीडीपी के लिहाज से कि ऑल तो मैनी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स फ्लक्चुएट टुगेदर, दे फ्लक्चुएट बाय डिफरेंट अमाउंट्स। अब ये है कि हो सकता है एक ज़्यादा अमाउंट के साथ चेंज हो रहा है, दूसरी उसके साथ कम अमाउंट के साथ हो रहा हो, लेकिन ये चीज़ें साथ हो रही होती हैं। लुक एट शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग के लिहाज से बता रहे, कभी ज़्यादा कभी कम, जैसे मैंने आगे डिस्कस भी किया है कि रियल जीडीपी की वजह से क्या असर पड़ता है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे जो हमने डिस्कस किया, एज आउटपुट फॉल्स अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, चेंजेस इन रियल जीडीपी आर इन्वर्सली रिलेटेड टू चेंजेस इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये चीज़ कंसेप्ट आपने माइंड में रखना है कि रियल जीडीपी की वजह और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, मतलब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ इसमें कम हो रही होती है। ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ रिसेशन अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस सब्सटेंशियली, कहते हैं रिसेशन के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट जो आपकी है ये इंक्रीज़ कर रही होती है, ठीक है, बढ़ रही होती है। अब ये लुक एट शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लिहाज से बता रहे हैं, अप डाउन ये चलता जा रहा है डिफरेंट ईयर्स में। एक्सप्लेनिंग शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, हाउ द शॉर्ट रन डिफर्स फ्रॉम द लॉन्ग रन। देखिए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन आपस में दोनों किस तरह डिफ्रेंशिएट है। लॉन्ग रन में क्या चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी फिक्स हो जाती हैं। शॉर्ट रन में क्या होता है कि साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, ठीक है। द मोस्ट इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट क्लासिकल थ्योरी डिस्क्राइब्स द वर्ल्ड इन द लॉन्ग रन बट नॉट इन द शॉर्ट रन। यहाँ पे एक थ्योरी आएगी क्लासिकल थ्योरी, कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं कि क्लासिकल थ्योरी जो है ये लॉन्ग रन के बारे में है, शॉर्ट रन के बारे में नहीं है। चेंजेस इन द मनी सप्लाई अफेक्ट नॉमिनल वेरिएबल्स बट नॉट रियल वेरिएबल्स इन द लॉन्ग रन। कहता है लॉन्ग रन के अंदर जो आपके मनी सप्लाई है वो कुछ नॉमिनल वेरिएबल्स को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, रियल वेरिएबल्स को अफेक्ट नहीं कर रही होती। द assumption of monetary neutrality is not appropriate when studying year to year changes in the economy। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया आपको। नेक्स्ट, द बेसिक मॉडल ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, टू वेरिएबल्स आर यूज टू डेवलप अ मॉडल टू एनालाइज द शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस। कहते हैं जब भी हम लोगों ने शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस का एनालिसिस करना है तो दो तरह के वेरिएबल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। वो दो तरह के वेरिएबल्स कौन से हैं आपके पास? द इकोनॉमीज आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड बाय रियल जीडीपी। हम इकोनॉमी के अंदर आउटपुट जो है हमारी गुड्स और सर्विसेज की वो मेजर करते हैं रियल जीडीपी के लिहाज से, ठीक है। आपने जीडीपी की भी पढ़ा था कि दो तरह की होती है, रियल और उसका नॉमिनल, ठीक है, एक्चुअल जिसे नाम दे रहे हैं। द ओवरऑल प्राइस लेवल मेजर्ड बाय द सीपीआई आर द जीडीपी डिफ्लेटर। तो फिर दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरा वेरिएबल किस तरह कौन सी टेक्निक से यूज होना है, वो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मॉडल या जीडीपी डिफ्लेटर, इन दोनों को यूटिलाइज करके जो है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। अब द बेसिक मॉडल ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस वो क्या है? The basic model of aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand, aggregate supply. Economists use the model of aggregate demand and aggregate supply to explain short-term fluctuation in economic activity around its long-run trend. ठीक है, कहते हैं ये मॉडल यूज़ किया जाता है, इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं। मॉडल का नाम क्या है? मॉडल ऑफ एग्री डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसका मकसद क्या है? शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस जितनी भी होती हैं उनका एनालिसिस करना, उनके बारे में देखना, ठीक है। अब द एग्रीगेट डिमांड कर्व, इसके अंदर फिर हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व कौन सी, आगे आपके पास ग्राफ भी आएगा जिसको एक्सप्लेन करेंगे। द एग्रीगेट डिमांड कर्व शोज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट हाउस होल्ड फर्म्स एंड द गवर्नमेंट वांट टू बाय एट ईच प्राइस लेवल। कहते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या हमें बताती है? ये हमें बताती है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो लोग ख़रीदना चाह रहे हैं, जो फर्म्स ख़रीदना चाह रही हैं, जो गवर्नमेंट ख़रीदना चाहती है एक ख़ास प्राइस लेवल के ऊपर, ठीक है। उसे वो हम कर्व देखेंगे किस तरह बनाई जाती है। द एग्रीगेट सप्लाई कर्व शोज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट फर्म चूज टू प्रोड्यूस एंड सेल एट ईच प्राइस लेवल। देखिए एग्रीगेट डिमांड कर्व था कि जो लोग चाहते हैं ख़रीदना, ठीक है। द एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है? जो लोग बना रहे हैं और बेच रहे हैं, आगे बेचने के लिए मार्केट में लेके आ रहे हैं एक ख़ास प्राइस लेवल के ऊपर, उसे एग्रीगेट सप्लाई कर्व कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये ग्राफ आप लोगों को शो हो रहा है, ठीक है। इसमें एक साइड पे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, दूसरी साइड पे प्राइस लेवल है।
अब यहाँ पे देखिए एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड ट्रेंड में आ रही है आपकी, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, और एग्रीगेट सप्लाई लेफ़्ट टू राइट जो है वो अपवर्ड ट्रेंड में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ जो आपने अपने माइंड में रखनी है, जो प्राइस लेवल है अगर वो इंक्रीज़ कर रहा हो, ठीक है, हाँ रिपीट करता हूँ कि अगर प्राइस लेवल इंक्रीज़ कर रहा है तो इसका मतलब है वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है, वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर रही है, ये अपने माइंड में रखना है आपने। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि डिमांड क्यों इसकी डाउनवर्ड ट्रेंड है, एग्रीगेट डिमांड का, सप्लाई का क्यों अपवर्ड ट्रेंड है, ये हम आगे एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब द एग्रीगेट डिमांड कर्व, the four components of GDP Y contribute to the aggregate demand for goods and services. Y is equal to C plus I plus G plus NX। जो इनकम होती है इकोनॉमी के अंदर GDP जो है Y, ये किस तरह बन रहा था ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास 4 इसके कंपोनेंट्स होते हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। द एग्रीगेट डिमांड कर्व, क्या वजह है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रही है, क्यों ये जो है डाउनवर्ड आ रही होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखें प्राइस लेवल जब अप जा रहा है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं प्राइस लेवल अप जा रहा है तो इसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिमांड जो है वो कम हो रही है, ठीक है। जब प्राइस लेवल नीचे आ रहा है आपकी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो रही है। इस ग्राफ को ज़रा गौर से देखें आप, एक क्वांटिटी ऑफ डिमांड हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, प्राइस लेवल वर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है। अब जब प्राइस लेवल आपका P1 था, आपकी क्वांटिटी डिमांड Y1 थी, मतलब कि प्राइस लेवल ज़्यादा हाई था, डिमांड जो है आपकी वो कम हो गई है, लोगों के पास वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई है, लोगों के पास ख़रीदने की ताकत कम हो गई है, क्वांटिटी डिमांड वो कम हो गई है। लेकिन जब प्राइस लेवल P2 पे मूव हुआ, P1 से P2 पे आया, कम हुई, लोगों के पास ख़रीदने की ताकत ज़्यादा होगी, लोगों ने जो क्वांटिटी डिमांड की है वो ज़्यादा कर दी, Y2 की तरफ आपका मूव हो गया। अ डिक्रीज़ इन द प्राइस लेवल एक शो कर रहा है, दूसरी तरफ इंक्रीज़ इन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड शो कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। नेक्स्ट इसके बाद इसमें द प्राइस लेवल एंड कंजम्पशन। अब प्राइस लेवल का और कंजम्पशन के का आपस में क्या ट्रेंड है, तो वाई द एग्रीगेट डिमांड कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग आती है, उसकी वजह क्या है। द प्राइस लेवल एंड कंजम्पशन, द वेल्थ इफेक्ट, अ डिक्रीज इन द प्राइस लेवल मेक्स कंज्यूमर्स फील मोर वेल्दी विच इन टर्न इनकरेजेस देम टू स्पेंड मोर। तो जब प्राइस लेवल कम होता है, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज़ कर जाती है, तो लोग अपने आप को अमीर समझते हैं, वेल्थी समझते हैं, और वो जो है वो मोटिवेट होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा किया जा सके, ठीक है। दिस इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग मीन्स लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड। इसकी वजह है, इसकी वजह से क्या होता है कि लोग गुड्स और सर्विसेज को ज़्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है, इस वजह से ये अप से डाउनवर्ड ट्रेंड शो करती है। द प्राइस लेवल एंड इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, फिर उसके बाद द इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, अ लोअर प्राइस लेवल रिड्यूसेस द इंटरेस्ट रेट विच इनकरेज ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट गुड्स। दिस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग मीन्स अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड। कहते हैं जब लोगों का लेवल रिड्यूस होता है, वैल्यू इंक्रीज होती है, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जब इन्वेस्ट करते हैं तो डिमांड इंक्रीज कर जाती है, इस वजह से डाउनवर्ड ट्रेंड शो करती है। उसके बाद the price level and net exports, the exchange rate effects. When a fall in the US price level causes US interest rates to fall, the real exchange rate depreciates, which stimulates US net exports. To increase in net export spending means a larger quantity of goods and services demanded. ठीक है, मतलब कि ये क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है तो लोगों की डिमांड भी बढ़ जाती है। इसके बाद the downward slope of the aggregate demand curve shows that a fall in the price level raises the overall quantity of goods and services demanded. Many other factors, however, affect the quantity of goods and services demanded at any given price level. When one of these other factors changes, the aggregate demand curve shift. ये वजह है कि क्यों इसकी aggregate demand के ऊपर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। Why the aggregate demand curve might shifts arising from consumption, investment, government purchases, net exports. अभी तक यही हमने ओवरऑल इसका डिस्कस किया है कि ये क्यों आपकी शिफ्ट होती है।
ठीक है। शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड, ये अब उनको दोबारा से अगर बनाया जाए कि अगर डिमांड आपकी शिफ्ट कर रही है तो क्या वजह है, प्राइस की वजह से प्राइस सेम रही है, लेवल रहा है तो किस तरह मूव कर सकते हैं, ये हमने भी डिस्कस किया है। यहाँ पे P1 लेवल के ऊपर वैल्यू जब वो कहते हैं इंक्रीज़ कर जाती है तब भी जाके डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाती है। T1 और T2 यहाँ पे शो हो रही है आपके पास, ठीक है। इसके बाद द एग्रीगेट सप्लाई का यहाँ तक जो है डिमांड पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा।